नमस्कार साथियों, इवन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 9 के आगे वाले टॉपिकों के बारे में। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि समतल दर्पण से परावर्तन किस प्रकार से होता है और उससे प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है। आज हम बात करेंगे उससे आगे वाले टॉपिकों के बारे में, यानी कि समतल दर्पण के अलावा भी ऐसे दर्पण होते हैं जिनसे परावर्तन किया जा सकता है और जिनसे प्रतिबिंब का निर्माण भी होता है। तो वह दर्पण कौन से हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण के बारे में। तो आइए बात करते हैं गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या है। सबसे पहले यदि हम देखें कि ये गोलीय दर्पण होते क्या हैं, तो ये जो गोलीय दर्पण है इनको हम मान सकते हैं कि ये खोखले गोले का भाग है। यानी कि ये जो गोलीय दर्पण होते हैं ये गोले में से काट कर बनाए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये कोई गोला है अपने पास, अब इसमें से काट कर दर्पण बना लिया। एक सिरा ये वाला काट लिया, ये एक दर्पण बन गया, ये दूसरा वाला दर्पण बन गया, ये एक दर्पण बन गया, ये वाला दर्पण बन गया। यानी गोले में से काट कर जो बनाए जाते हैं वो गोलीय दर्पण होता है और जिनकी परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। समतल दर्पण में तो परावर्तक पृष्ठ एकदम सीधा होता था, लेकिन गोलीय दर्पणों का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोलीय होता है। तो हम इसकी परिभाषा के अंदर लिख सकते हैं कि ऐसे दर्पण, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, जिनके परावर्तक पृष्ठ गोलीय होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब ये जो गोलीय दर्पण है, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण का जो पहला भाग है उसको हम कहते हैं अवतल दर्पण, और दूसरा वाला जो है उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। तो हमारे सामने दो नाम सामने आए दर्पणों के। पहले दर्पण का नाम था अवतल दर्पण और दूसरे का नाम था उत्तल दर्पण। सबसे पहले यदि हम बात करें अवतल दर्पण के बारे में, एक नंबर के अंदर यदि हम चर्चा करें अवतल दर्पण के बारे में कि अवतल दर्पण होते क्या है, तो जैसा कि अपने को पता है कि ये अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, काट कर तो ये गोले में से ही बनाया गया है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि इनकी जो परावर्तक आवरण है वो एक दूसरे के विपरीत साइड लगाया जाता है। किस प्रकार से लगाया जाता है तो देखो यहाँ पर अवतल दर्पण में हम लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा के तौर पर हम लिख सकते हैं कि वे दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं, ऐसे दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अवतल दर्पण कहलाते हैं। जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं वो अवतल दर्पण कहलाते हैं। यदि हम इसके चित्र की बात करें तो चित्र इस प्रकार से बनेगा, यानी कि ऐसे दर्पण जो अंदर की ओर वक्रित होते हैं वे अवतल दर्पण कहलाते हैं, और जिनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो भी अंदर की ओर ही होता है। इनका परावर्तक पृष्ठ यानी कि जहाँ से किरणों का परावर्तन होगा वो अंदर की साइड से होगा। जैसे ये दर्पण है तो किरण यहाँ से आएगी तो अंदर से परावर्तित होगी। बाहर वाली जो साइड है वो परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में नहीं ली जा सकती। अवतल दर्पणों में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर होता है। अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? अंदर की ओर होता है। तो यहाँ पर अपने को अवतल दर्पण के बारे में एक चीज़ ध्यान में लगी कि इसमें जो परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होगा, यानी कि परावर्तन अंदर से होगा। लेकिन परावर्तन अंदर से कैसे होगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अवतल दर्पणों में उसके बाहर के साइड चांदी या एल्यूमिनियम की परत लगा दी जाती है। यहाँ पर इसके बाहर वाला जो साइड है अवतल दर्पण का, यहाँ पर चांदी या एल्यूमिनियम की परत लगा दी जाती है। तो जहाँ पर एल्यूमिनियम या चांदी की परत लगाई जाती है, दर्पण के जिस साइड में चांदी या एल्यूमिनियम की परत लगाई जाती है उसके जस्ट विपरीत साइड से हमेशा परावर्तन होता है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। समतल दर्पण में भी हमने ये बात सीखी थी कि उसके विपरीत साइड से परावर्तन होता है। जहाँ पर एल्यूमिनियम या चांदी की परत लगाई जाती है जिस साइड पर, उससे जस्ट विपरीत वाली जो साइड है उस साइड से परावर्तन होता है। तो यहाँ पर बाहर की साइड चांदी या एल्यूमिनियम की परत लगा दी जाती है, तो इसमें जो परावर्तन होगा वो अंदर वाली सतह से होगा। तो यहाँ पर अवतल दर्पण में हमने देखा कि जो परावर्तक पृष्ठ है, यानी कि जहाँ से किरणें परावर्तित होगी वो अंदर की ओर से होगी। तो यहाँ पर बात कंप्लीट होती है अवतल दर्पण के बारे में। अब यदि हम बात करें कि उत्तल दर्पण क्या है, अब यदि हम बात करें उत्तल दर्पण के बारे में कि ये उत्तल दर्पण क्या है, तो उत्तल दर्पण के बारे में हम लिख सकते हैं
कि इनका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर होता है, यानी कि इनमें जो किरणों का परावर्तन होता है वो बाहर की ओर से होता है, अंदर की ओर से नहीं होता है। अवतल दर्पण में तो अंदर की ओर से परावर्तन हो रहा था, लेकिन उत्तल दर्पण में बाहर की ओर से परावर्तन होता है। जैसे हम लिख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से चित्र बनाते हैं। तो यहाँ पर जो किरणों का परावर्तन होगा वो बाहर वाली सतह से होगा, दर्पण के जो बाहर वाली सतह है वहाँ से होगा, क्योंकि उत्तल दर्पणों में जो चांदी या एल्यूमिनियम की जो परत चढ़ाई जाती है वो अंदर की साइड चढ़ाई जाती है, इसलिए इसमें जो बाहर की ओर बाहर की सतह से परावर्तन होता है। तो उत्तल दर्पण के बारे में हम लिख सकते हैं, क्या उत्तल दर्पणों में बाहर की सतह से परावर्तन होता है, बाहर की सतह से परावर्तन होता है। और इसके उत्तल दर्पण में दर्पण के अंदर की सतह पर एल्यूमिनियम या चांदी की परत लगाई जाती है। तो यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान में आई कि परावर्तन कैसे होगा, तो उसके विपरीत साइड में, दर्पण के विपरीत साइड के अंदर यदि एल्यूमिनियम की परत लगा देते हैं तो उसके इस एल्यूमिनियम की जो परत है उसके विपरीत साइड वाली दिशा से परावर्तन होगा। यहाँ पर हमने उत्तल दर्पण का चित्र देखा और यहाँ पर अवतल दर्पण का चित्र देखा कि किस प्रकार से परावर्तक सतह बनाई जाती है। कोई भी दर्पण की परावर्तक सतह बनाने के लिए क्या क्या चीज़ उपयोग में ली जाती है। अब यहाँ पर इस परत की सुरक्षा की दृष्टि के लिए इस परत पर कलर भी कर दिया जाता है, ताकि इस परत की सुरक्षा बनी रहे और परावर्तन आसानी से हो सके। अब हम आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो हम बात कर रहे थे गोलीय दर्पण के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? गोलीय दर्पण के बारे में बात कर रहे थे, जिनमें हमने देखा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल और एक उत्तल। अवतल और उत्तल की परिभाषा हमने देख ली थी। अब इन गोलीय दर्पणों की कुछ परिभाषाएं हैं वो अपने को ध्यान में रखनी है। तो गोलीय दर्पण जो है वो एक खोखले गोले का भाग है। ये कोई दर्पण है, गोलीय दर्पण को आगे बढ़ाएं तो एक पूरा गोला बनता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है, और इस गोले का जो केंद्र है, इस गोले का केंद्र कहलाता है वक्रता केंद्र। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र, जिसको C से दर्शाते हैं, C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? C से। पहली परिभाषा हमने किसकी देखी? वक्रता केंद्र की। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो ये जो गोलीय दर्पण है, परिभाषा ध्यान से सुनना कि वक्रता केंद्र की परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग है, और इस गोले का जो केंद्र है वो कहलाता है वक्रता केंद्र। और इस गोले की जो त्रिज्या है, यानी कि इस गोले की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। दो परिभाषाएं हमने सीख ली है। पहली हमने सीखी वक्रता केंद्र, दूसरी हमने सीखी वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र में हमने सीखा कि ये जो गोलीय दर्पण होते हैं वो एक खोखले गोले का भाग है। इस गोले का जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र कहलाता है, इसको C से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमने सीखा इस गोले की जो त्रिज्या है वो क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अब यहाँ पर तीसरी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर तीसरी परिभाषा के बारे में यदि हम जानना चाहें तो यदि कोई दर्पण है, ये हमने मान लिया कि खोखले गोले में से काटकर हमने एक दर्पण लिया, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ध्रुव। क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और इस ध्रुव को P से प्रदर्शित करता है। यानी कि तीसरी परिभाषा हमने किसकी सीखी? ध्रुव की। अब ये ध्रुव क्या है? तो सिंपल सी बात लिख सकते हैं कि ध्रुव को P से प्रदर्शित किया जाता है और दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। चाहे उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है, उन दोनों के मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। तो यहाँ पर तीन परिभाषाएं हमने सीख ली। अब चौथी परिभाषा की यदि हम बात करते हैं, तो चौथी परिभाषा क्या होगी? तो यहाँ पर हमने देखा कि इस दर्पण का ये मध्य बिंदु कौन सा था? ध्रुव था, और ये था वक्रता केंद्र। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, यानी कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी, वो दूरी क्या कहलाती है? तो वो दूरी कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो तो कहलाती है वक्रता त्रिज्या। लेकिन फोकस दूरी किसको कहते हैं? तो फोकस दूरी में हम मुख्य फोकस जानने के बाद में बात करेंगे कि मुख्य फोकस किसको कहते हैं, उसके बाद में फोकस दूरी के बारे में हम सीखेंगे।
यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो तो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, क्योंकि इस गोले की जो त्रिज्या है वो तो वक्रता त्रिज्या होगी। यहाँ पर बात होगी ध्रुव के बारे में। अब यदि हम बात करें कि वक्रता केंद्र और ध्रुव दोनों को मिलाने वाली जो सीधी सरल रेखा होती है, ये जो रेखा है वो रेखा क्या कहलाएगी? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा कहलाती है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। यानी कि ये वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान में रखनी है कि गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है जिसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है और जिसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ हम वक्रता त्रिज्या की परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तीसरी परिभाषा हमने सीखी ध्रुव के बारे में कि दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। चौथा हमने सीखा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम बात करते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब इससे आगे थोड़ा सा बढ़े तो हमने देखा था कि एक दर्पण है और ये इसका मध्य बिंदु हो गया ध्रुव। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई वक्रता केंद्र है और यह वक्रता केंद्र को ध्रुव से जो मिलाने वाली रेखा है वो क्या हो गई? वो हो गई मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष हो गई। अब यहाँ पर हम बात करें कि इस मुख्य अक्ष के, यानी कि ये जो मुख्य अक्ष वाली रेखा है, इधर से कोई रेखा आ रही है, ये अवतल दर्पण है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये जो मुख्य अक्ष के इसके समांतर ऐसे किरणें आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ये कोई किरण आई यहाँ से परावर्तन के बाद ऐसे चलेगी, ये कोई किरण आई यहाँ से परावर्तन हुआ और ऐसे चलेगी। फिर हमने देखा नीचे से एक किरण आई, यहाँ से परावर्तन हुआ और वो ऐसे चलेगी। फिर हमने देखा नीचे से किरण आई और वो ऊपर की ओर चलेगी। तो हम देखते हैं क्या चीज़ देखते हैं कि सारी की सारी किरणें एक ही बिंदु पर आप फोकस हो रही है। तो ये जो यहाँ पर फोकस हो रही है ना, उसको ही कहा जाता है फोकस बिंदु। लेकिन फोकस बिंदु की परिभाषा क्या होती है? तो हम लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष पर समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी कि ये सारी किरणें एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी, उस बिंदु को क्या कहा जाएगा? अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहा जाएगा। अब ये अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्यों कहा जाएगा? तो यहाँ पर इसमें अवतल और उत्तल दर्पण के जो फोकस बिंदु है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर हम किसके बारे में पांचवी बात चर्चा कर रहे हैं? फोकस बिंदु के बारे में। या तो हम फोकस बिंदु कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं मुख्य फोकस, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। और इसको F से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? F से। इस बिंदु को F से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर फोकस बिंदु की परिभाषा लिखते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु क्या है? तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है, जिस बिंदु से होकर गुजरती है, वह क्या कहलाता है? वह अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। अवतल दर्पण का फोकस बिंदु कहलाता है। अब यहां तक हमने बात की कि अवतल दर्पण का फोकस बिंदु। अब अवतल और उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु में अंतर क्या है? तो यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर रहा हूं, उतना ही अंतर है। अब यहाँ पर लिख रहा है कि होकर गुजरती है, ये बात है, वो भी मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी। उत्तल दर्पण में जो आएगी, यहाँ पर यदि हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण में ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। अब यहाँ से किरणें आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। अब इसमें जो बाहर की सतह से परावर्तन हो रहा है, इसलिए किरणें जो है वो अपसारित हो गई, सॉरी, इधर से किरण आई ऐसे चलेगी, इधर से किरण आई वैसे चलेगी। तो हम क्या देखते हैं
कि यहाँ पर ये हम मान लेते हैं यहाँ से कोई बिंदु है और यहाँ पर ये हो गया वक्रता केंद्र इसका, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। अब ये जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरण है, ये सारी की सारी किरणें एक बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती नहीं है बल्कि गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु। यानी कि उत्तल दर्पण के फोकस बिंदु में तो गुजरती हुई किरणें प्रतीत होगी, लेकिन अवतल दर्पण में तो वास्तविक किरणें गुजरेगी। तो ये इतना ही अंतर है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की जो परिभाषा है उसमें। अब यहाँ पर हम फोकस बिंदु के बारे में बात कर चुके हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि ध्रुव से लेकर फोकस बिंदु तक की दूरी है, यानी कि ये वाली जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है फोकस दूरी। क्या कहलाती है, फोकस दूरी। यानी कि छठी परिभाषा हमने किसकी सीखी, फोकस दूरी की। फोकस दूरी किसको कहेंगे, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहता है, फोकस दूरी कहता है। फोकस दूरी के बारे में एक चीज़ और अपने को ध्यान में रखनी है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है पूरी, सी से लेकर पी तक, यानी कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की जो त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की फोकस दूरी है। फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करते हैं कल अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।